नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। समंदर पर बने देश के सबसे बड़े पुल की आखिरकार आज शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा और 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। 21.8 किलोमीटर लंबे इस पुल को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता है। इसका 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समंदर के ऊपर है और करीब 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर। इस पुल की क्षमता रोजाना 70,000 वाहनों को ले जाने की है। हालांकि फिलहाल रोज करीब 50,000 वाहनों के गुजरने का अनुमान है। इस पुल से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्टिविटी मिलेगी। अटल सेतु पर अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर पाएंगे। साथ ही भारी वाहन, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर और बाइकर्स को जाने की इजाजत नहीं होगी। कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। मैं 24 दिसंबर 2016 का दिन नहीं भूल सकता, जब मैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु के शिलान्यास के लिए यहां आया था। तब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिए, देश बदलेगा भी और देश बढ़ेगा भी। और अटल सेतु से और जानकारी दे रही हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज। देखिए, सबसे पहले कि पुलिस इसे हमें यहाँ से हटाए, हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दें। हमें मौका मिला है अटल सेतु पर आने का। 22 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा समुद्री पुल इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर। मुख्यमंत्री का काफिला जब यहाँ से निकला, हम उनके साथ उनके पीछे से होते हुए यहाँ पर आकर रुके हैं ताकि तस्वीरें हम कैमरे में कैद कर पाएं। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां आज कोई भी अलाउड नहीं है इस पर। कल से ये आम नागरिकों के लिए खुलेगा, उसकी पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। अटल सेतु जो कि देश का पहला सबसे लंबा समुद्री पुल है, इसे गेम चेंजर के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि मुंबई की सबसे बड़ी समस्या है वहां की बढ़ती आबादी और घटती जगह। और घटती जगह नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखें मुंबई में तो वहां पर अब जगह ही नहीं बची है निर्माण के लिए। वहां पर रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या रही है नवी मुंबई और मुंबई के बीच में, जिस पर काम बहुत समय से चल रहा था, जिसे जोड़ने का काम और इसके प्रोजेक्ट पर तरह तरह की अड़चनें आई थी, उसको दरकिनार करते हुए, उसको पीछे छोड़ते हुए आखिरकार ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल बनकर तैयार है। 2 घंटे का जो समय जाता है उससे कहीं ज्यादा ट्रैफिक के समय कई बार लोग 3 घंटे तक यहाँ पर अटकते हैं इस ट्रैफिक में। लेकिन अब वो जो समय है ट्रैवल का, वो 20 मिनट हो जाएगा। बहुत ही बड़ी बात है ये, क्योंकि ये न सिर्फ वहाँ की बढ़ती आबादी के लिए यहाँ पर आना उनके लिए अब मुमकिन होगा, क्योंकि रेसिडेंशियल स्पेस हो या कमर्शियल स्पेस, तेजी से उस पर काम शुरू हो गया जब से ये तारीख तय हुई थी कि कब इसका उद्घाटन हो रहा है। इसके पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब यहाँ पर प्रपोज हुआ था, उसके समय से ही कई टाउनशिप्स बनी थी, रेसिडेंशियल स्पेस बनी थी। लेकिन एक बार फिर से इसमें बूस्ट दिख रहा है और अब ये भी अनुमान है कि 50 से 60% प्रॉपर्टी की रेट्स नवी मुंबई में अब ऊपर चली जाएंगी, इसमें छलांग दिखेगी। तो लगातार यहाँ पर अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है कमर्शियल और रेसिडेंशियल स्पेस का, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो 20 मिनट तक कम हो गई है, 3 घंटे 3 घंटे से। तो बहुत बड़ा ये सौगात है जिसे पीएम मोदी ने दिया। और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें अटल सेतु की। और इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के बाद सुनील सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी, अधिक जानकारी के लिए। जी सुनील, वहां से क्या अपडेट? देखिए निधि, मैं इस समय फ्रीवे पे हूँ सिवड़ी में, जो कि अटल सेतु को कनेक्ट करता है। यानी कि नई मुंबई के चिरले से अगर कोई मुंबई आ रहा है दक्षिण मुंबई की तरफ, तो यहाँ आएगा और यहाँ से फ्रीवे से होते हुए दक्षिण मुंबई जाएगा। या फिर किसी को दक्षिण मुंबई से इस अटल सेतु से जाना है तो यहीं से वो इससे कनेक्ट होगा और अटल सेतु से वो चिरले तक पहुँच जाएगा। मैंने एक अध्ययन करने की कोशिश की, तुलनात्मक अध्ययन इस रास्ते की, और जो नई मुंबई से जो पुराना रास्ता है जिससे लोग जाया जाते हैं,
तो हालांकि आज थोड़ा सा हैरानी इस बात की हुई मुझे कि अमूमन वैसे जो नई मुंबई का रास्ता है, यहाँ मुंबई में चेंबूर का जो रास्ता है, या फिर आगे हम जाते हैं तो बहुत ट्रैफिक रहती है, तो पहुँचने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। लेकिन आज मैंने शुरुआत की 6:15 बजे तकरीबन चिरले से, क्योंकि तब मुझे फ्रीवे पे चढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी, क्योंकि तब तक मुंबई मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा नहीं था और अभी आम लोगों के लिए खोला नहीं गया है। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की यात्रा, और नई मुंबई के JNPT रोड से होते हुए, पाम बीच रोड से होते हुए, नई मुंबई के BMC के ऑफिस से होते हुए मैं वासी तक आया। वासी में टोल नाका भरने के बाद जब चेंबूर आने के बाद फ्रीवे से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो मुझे सिर्फ 55 मिनट आज यहाँ पर लगे हुए हैं। यानी कि जो 1.5 से 2 घंटा लगना चाहिए था, आज ट्रैफिक कम लगा। लेकिन अगर मैं फ्रीवे से आता तो सिर्फ 20 मिनट यहाँ पर लगता, लेकिन टोल देना पड़ता 250 रुपये, जबकि मैं सिर्फ 35 रुपये टोल देकर आया हूँ। लेकिन इसमें भी एक गणित निधि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कुल मैंने दूरी भी देखी तो 57 किलोमीटर ये पड़ा है हमको, और यहाँ की दूरी है सिर्फ 20 किलोमीटर, यानी कि तकरीबन 35 किलोमीटर जो है ज़्यादा पड़ा है। और एवरेज देखें तो 14 से 15 रुपये जो आता है किलोमीटर का, उस हिसाब से तो 2 लीटर ज़्यादा खर्च हुआ ईंधन, और 109 रुपया मुंबई में चल रहा है तो 220 रुपये के आसपास खर्च हुआ। तो गणित जो है 250 के आसपास ही जा रहा है अगर खर्चे की बात करें। लेकिन समय बच रहा है, समय 35 मिनट जो है कि बच रहा है, अगर 55 मिनट के हिसाब से भी देखें तो, वरना वैसे तो काफ़ी समय बचेगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे का बचेगा। एक मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया, खुद मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैं आया, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ ये एक जानकारी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस जानकारी के लिए कि समय कितना बच रहा है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इसके लिए दुनिया भर से लोगों को न्योता भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश को छोड़ किसी राज्य के मुख्यमंत्री को न्योता नहीं, और केंद्र या प्रदेश के किसी भी मंत्री को मंत्री होने के नाते नहीं बुलाया गया। तो किन किन को न्योता गया है आपको बता दें। आंदोलन के पुरोधाओं के परिजनों को न्योता गया है, बलिदानी कार सेवकों के परिजन को, कानूनी लड़ाई लड़े वकीलों के समूह को, बाबा साहेब अम्बेडकर के परिवार वाले, बाबू जगजीवन राम कांचीराम के परिजन, जनजातीय समाज के प्रमुख लोग, घुमंतु जाति, अन्य जनजाति, जैन बौद्ध सिख समाज के लोग, नेपाल के संत समाज के लोग, 150 से अधिक परंपरा के संत, राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, देश के कई बड़े उद्योगपति, 50 देशों के 55 भारतवंशी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष, कई पूर्व राजदूत, पूर्व प्रशासनिक पुलिस अधिकारी, अखबार चैनलों के प्रमुख, कई क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां। पश्चिम बंगाल से खबर। पश्चिम बंगाल में एक बार ईडी ने अपनी कार्रवाई यहां पर फिर से शुरू कर दी है। ईडी ने आज एक साथ 3 तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम आज अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस के 2 ठिकानों पर पहुंची। वहीं दूसरी टीम ने मंत्री तापस रॉय के ठिकानों पर छापे मारे। हाल ही में ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर रेड के लिए पहुंची थी, तब तकरीबन 800 लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। और लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आज फिर से बैठक हुई और इस हफ्ते में दोनों पार्टियों की दूसरी बैठक है। आम आदमी पार्टी की ओर से संदीप पाठक की लीडरशिप में एक दल कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पहुंचे। कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक के साथ सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश रहे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब तक तालमेल फिलहाल बताया जा रहा नहीं बना है। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पहूजा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी बलराज गिल ने कबूल किया है कि उसी ने मॉडल दिव्या पहूजा का शव पटियाला की नहर में फेंका था। इस खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच ने पटियाला से गुजरने वाली नहर में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे मुकेश सिंह सेंगर। मॉडल दिव्या पहूजा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी बलराज गिल को गुरुग्राम पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में बताया कि उसने दिव्या पहूजा का शव
पटियाला की नहर में फेंक दिया है। इसके बाद आरोपी बलराज गिल की निशानदेही पर गुरुग्राम पुलिस पटियाला की नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि दिव्या पहूजा के शव को बरामद कर पाए। दिव्या पहूजा की हत्या गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में 2 जनवरी की रात कर दी गई थी और हत्या करने वाला आरोपी अभिजीत और उसके होटल के 2 कर्मचारियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पूछताछ में कहा था कि दिव्या पहूजा लगातार उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने उसके कई सारे अश्लील वीडियोज बना रखे थे और उस दिन वो वीडियो उसके मोबाइल से डिलीट करने के लिए कह रहा था, लेकिन दिव्या पहूजा ने जब उसको अपना पासवर्ड नहीं बताया, उसके बाद आरोपी अभिजीत ने दिव्या पहूजा को गोली मार दी और अपने 2 दोस्तों बलराज और रवि को बुलाया। ये लोग एक BMW कार से दिव्या के शव को ले गए और उसके शव को पटियाला की नहर में फेंकने के बाद फरार हो गए। उनकी लगातार तलाश चल रही थी। अभी एक आरोपी बलराज गिल पकड़ा गया है, जबकि रवि की तलाश जारी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। उधर गोवा में 4 साल के बच्चे की हत्या के आरोपी मां सूचना सेठ के सामान से पुलिस को एक नोट मिलने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक की चित्रदुर्गा पुलिस को मिले ये नोट एक टिश्यू पेपर पर आई लाइनर से लिखा हुआ है और खबरों के मुताबिक सूचना सेठ ने माना है कि ये उसी की हैंडराइटिंग है। पुलिस अब जो हैंडराइटिंग को मिलाने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों ने नहीं बताया है कि क्या लिखा गया है, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर मिली है कि इसमें पति के साथ तनाव भरे रिश्ते और मानसिक थकान की बात है। पुलिस का कहना है कि इससे उसकी मानसिक स्थिति का पता चलता है। लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों पर लगातार हमले कर रहे हुती विद्रोहियों के खिलाफ आज अमेरिका और ब्रिटेन ने बड़ी कार्रवाई की है। जहाज़ों पर हमले रोकने के लिए यमन में हुती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिका और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने रात भर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका के मुताबिक ईरान के समर्थन वाले हुती विद्रोहियों के 60 ठिकानों पर हमले किए। इनमें हुती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले यमन की राजधानी सना, लाल सागर में स्थित बंदरगाह और उत्तर पश्चिम के मजबूतगढ़ सादा में भी हमले हुए। पेंटागन ने कहा है कि उन्होंने हुती विद्रोहियों के रडार सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल स्टोरेज लॉन्च साइट को टारगेट किया और भारी नुकसान पहुंचाया। हुती विद्रोहियों के प्रवक्ता ने कहा है कि इस हमले में हमारे 5 सैनिक मारे गए और 6 घायल हुए हैं। यमन के लोगों के खिलाफ हुए इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन को सजा भुगतनी होगी। और इसी के साथ न्यूज़ डेट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।